आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आपने दिल्ली में 11,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाने का किया दावा। डीईओ ने कहा गलत है ये आंकड़े। क्या इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है ममता बनर्जी? बोली अगर मौका मिला तो संभालूंगी। क्या एकनाथ शिंदे नाराज थे? अब सीएम फडणवीस ने खुलकर बता दी अंदर की बात। पटना के मशहूर खान सर को पुलिस ने हिरासत में लिया, रात के अंधेरे में कार्रवाई की वजह। सीरिया में गृहयुद्ध से टेंशन में आया भारत, भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। मार्शल लॉ को लेकर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मांगी माफी, बोले सब कुछ पार्टी को सौंपता हूं। कनाडा ने खुद को बचाने के लिए ऐसा क्या कहा कि मैक्सिको ने सुनाई खरी खरी। शादियों के सीजन में सस्ता हो गया सोना, चांदी के दाम में भी गिरावट। भगदड़ में महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोले दिल टूट गया, परिवार की हर संभव मदद करूंगा। और फेक है 181.6 किलोमीटर घंटा की स्पीड, इन 5 खूंखार गेंदबाजों ने फेंकी है रॉकेट जैसी तेज गेंद। शहादरा विधानसभा क्षेत्र में 11,000 से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के आम आदमी पार्टी के दावों को शहादरा जिले की डीएम और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने गलत बताया है। उनका कहना है कि 29 अक्टूबर तक 494 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। हर आवेदन की अभी स्क्रूटनी की जा रही है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। तथ्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाता है। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शहादरा विधानसभा क्षेत्र से 11,000 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उन इलाकों से वोट काटे जा रहे हैं जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कम अंतर से जीती थी। शहादरा विधानसभा से 11,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए बीजेपी ने आवेदन किया है। जब उन्होंने इस मामले का वेरीफाई किया तो पाया कि 75% मामले गलत तरीके से नाम काटने के हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के मौजूदा कामकाज और नेतृत्व शैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावी ढंग से नहीं चला सकता तो वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार है। बंगाली चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी मोर्चे के नेतृत्व करने वाले हैं। अगर वे इसे नहीं चला सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। ममता ने इस बात पर जोर दिया है कि वे बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन का संचालन वहीं से कर सकती हैं। पिछले कई दिनों से चल रहा महाराष्ट्र का महाड्रामा उस समय जाकर खत्म हुआ जब गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कई दिनों की उठापटक के बाद यह संभव हो पाया था। एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई। किसी ने बताया कि वो नाराज है, तो फिर खबर आई कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिर बताया गया कि उनको गृह विभाग चाहिए। इन सबके बावजूद उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब जबकि सरकार का गठन हो गया है, तब जाकर सीएम फडणवीस ने यह बताया है कि क्या सच में शिंदे नाराज थे। असल में एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज नहीं थे। उन्होंने सरकार गठन में किसी तरह की देरी का आरोप भी गलत बताया है। फडणवीस ने बताया कि बात यह है कि एकनाथ शिंदे भावुक स्वभाव के हैं, जबकि उनके दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार व्यवहारिक राजनीति करते हैं। पटना में बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार शाम कोचिंग संचालक खान सर और छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुबह से ही अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। खान सर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे। प्रशासन ने जल्द ही प्रदर्शनकारियों को हटाने की बात कही। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। वे इस नीति को हटाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 4 घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक चलती रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा।
सीरिया में लगातार विद्रोही अपनी बढ़त बना रहे हैं। इसे देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नई सूचना आने तक अपनी सीरियाई यात्रा को पूरी तरीके से टाल दे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इमरजेंसी हेल्पलाइन और ईमेल आईडी भी शेयर की है। मंत्रालय ने सीरिया में रह रहे सभी भारतीयों से अपील की है कि वे राजधानी दमिश्क में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। भारत ने यह भी कहा है कि जो लोग तुरंत निकलने की स्थिति में हैं, वे जल्द से जल्द वाणिज्य उड़ानों से सीरिया छोड़ दे। बयान में आगे कहा गया, जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को न्यूनतम सीमित रखें। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर दमिश्क में मौजूद भारतीय दूतावास का है। यह नंबर है 963993385973। इसे व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने शनिवार को देश की जनता से माफी मांगी। उन्होंने देर रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर झुकाकर लोगों से अपने फैसले के लिए माफी मांगता हूं। मैंने सब कुछ अपनी पार्टी पर सौंप दिया है। अब जैसा पार्टी तय करेगी वैसा ही मैं कहूंगा। दरअसल इस हफ्ते राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लागू किया था। मार्शल लॉ सिर्फ चंद घंटों की ही लागू किया गया था, क्योंकि नेशनल असेंबली में मतदान कराया गया और राष्ट्रपति के आवेदन को पलट दिया गया। इसके बाद से ही वह मुख्य विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों के निशाने पर थे। उनके खिलाफ महाभियोग भी लाया गया है। उन्होंने कहा, मेरे साथी नागरिकों, मैंने 3 दिसंबर को रात 11 बजे आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया था। लगभग 2 घंटे बाद 4 दिसंबर को लगभग 1 बजे मैंने मार्शल लॉ हटाने का आदेश दिया। मैंने सशस्त्र बलों को वापस बुला लिया। ऐसा मैंने नेशनल असेंबली के प्रस्ताव के हिसाब से किया। इसके बाद मैंने देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाई और मार्शल लॉ हटा दिया। अपने पिछले कार्यकाल की तरह ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी कुछ देशों पर टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं। हाल में उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों देशों ने अमेरिका से लगी अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया तो सत्ता संभालते ही उन पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप के इतना कहने के तुरंत बाद ही कनाडाई अधिकारियों ने अपना रुख बदला और कहा कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर तस्करी और अवैध घुसपैठ बहुत ज्यादा है। दक्षिण में अमेरिका की सीमा मैक्सिको से लगती है। शादी ब्याह के सीजन में सोना और चांदी की मांग हमेशा बढ़ जाती है। इस वजह से इनकी कीमतें पिछले कई दिनों से ऊंचाई पर बनी हुई हैं। लेकिन अब कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। 6 दिसंबर की तुलना में आज 7 दिसंबर को सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई। इससे खरीदारों को राहत मिली है। इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में कीमतें स्थिर थी। इसके बाद कल इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन अब सोना सस्ता हो गया है। आज यह कल के मुकाबले 200 रुपए कम हो गया है। भले ही यह कमी मामूली हो, लेकिन शादी के खर्चों के बीच या लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आई है। आज यानी 7 दिसंबर को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 76,800 रुपए से घटकर 76,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 71,400 रुपए से घटकर 71,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी गिरावट हुई है। यहाँ यह 59,300 रुपए से घटकर 59,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। लोगों के लिए खरीदारी का यह बेहतर मौका है। अल्लू अर्जुन ने आखिरकार हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ के दौरान एक महिला की दुखद मौत पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर महिला के परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत आर्थिक समर्थन का आश्वासन दिया और उनकी गोपनीयता की आवश्यकता का सम्मान करते हुए जल्द ही उनसे मिलने का वादा किया। यह घटना 4 दिसंबर 2024 को मिमी थिएटर्स में हुई, जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोग एक्टर की एक झलक पाने के लिए एक दूसरे पर गिरते नजर आए। इस आपाधापी में रेवती की मौत हो गई और उसका 13 वर्षीय बेटा घायल हो गया। अल्लू अर्जुन ने शोक संतप्त परिवार को सहायता देने की कसम खाई है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि थिएटर में हुई दुखद घटना से बहुत दुखी हूँ। इस अकल्पनीय कठिन समय के दौरान शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे इस दर्द में अकेले नहीं हैं और व्यक्तिगत रूप
रूप से परिवार से मिलेंगे। शोक मनाने के लिए परिवार की आवश्यकता का सम्मान किया जाएगा। मैं इस चुनौतीपूर्ण यात्रा से निपटने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आ गए हैं। एडिलेड में जारी डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 25वें ओवर की आखिरी गेंद मोहम्मद सिराज ने ऐसी फेंकी कि उनके स्पीड को 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाया गया। बाद में साफ हो गया कि ऐसा तकनीकी खामी के कारण हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि 5 खूंखार तेज गेंदबाज ऐसे हैं जिनकी गेंद रॉकेट जैसी तेज थी और बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलरों का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्रिकेट इतिहास के इन तेज गेंदबाजों का खौफ उस समय के बल्लेबाजों में मौजूद था, जिसके कारण वो सफल गेंदबाज बने। इन गेंदबाजों का एक समय पर जादू चलता था। गति के मामले में इन गेंदबाजों का कोई तोड़ नहीं था। इस लिस्ट में वो शामिल है जिन्होंने सबसे तेज गति में गेंद डाली। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाने वाले शोएब अख्तर का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद है। सबसे तेज गेंदबाज कहे जाने वाले वे ब्रेट ली का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। गति के मामले में इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के शेन टैग का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम इस लिस्ट में भी शामिल है।